अस्सलाम वालेकुम। बिलावल ज़रदारी साहब ने ये थ्रेटन किया है कि मैं कोalition गवर्नमेंट को क्विट कर दूँगा, अगर जो पंजाब में कैनाल्स का प्रोजेक्ट है, वो अगर बंद ना हुआ, जो रावी को रिवाइव करने की अटेम्प्ट्स हो रही हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि अगर सवाल ये बनता है कि मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, तो मैं अवाम को चुनूँगा। पीपल्स पार्टी की शाज़िया मरी और शर्जील मेमन साहब ने भी कहा है कि हम भी बिलावल साहब के साथ खड़े हैं इस चीज़ के अंदर। और बिलावल ने एक जलसा लॉन्च किया है अप्रैल 25 के दिन सखर डिवीज़न में, कि जो वो इंडस रिवर के जो मसाइल हैं उसके मुतल्लिक वो एक रैली करना चाहते हैं। अब इसमें इशू ये है कि बिलावल साहब और जो पीपल्स पार्टी का अपरेटस है पूरे का पूरा, वो इस वक्त इस कोalition गवर्नमेंट को खड़ा रखे है और वो इस निज़ाम के अंदर फुली आप कह लें इंट्रेंच्ड हैं। वो इससे मराद भी ले रहे हैं और जिस गासबाना अंदाज से पाकिस्तान में फरवरी के इलेक्शंस को स्टील किया गया, आप कह लें उनकी चोरी हुई, जो मर्जी आप कहना चाहें, जो एक फॉर्म 45 फॉर्म 47 का खेल किया गया और जनरली जो एक जमहूरियत की एक बड़ी खौफनाक मौत हुई है पिछले 2 सालों के अंदर, उसके अंदर उन्होंने फुली पार्टिसिपेट किया। ऑपोजिशन को जेलों में बंद रखना, पब्लिक डिसेंट को क्रैक डाउन करना, प्रोटेस्ट कराची के अंदर जो आपने देखा, वो सिंध के अंदर जो आपने देखा, जो अपने पंजाब के अंदर देखा, खैबर के अंदर, हर जगह वो पार्टिसिपेट कर रहे थे एज गिविंग इट फुल लेजिटिमेसी। तो अब उनकी जो अवामी हिस्सा है पॉलिटिक्स का, उसको अब आना चाहिए, क्योंकि वही सेंटर जिसको उन्होंने एम्पावर किया है, जिसके पीछे पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी की मशीन खड़ी है, वो अब उनके सिंधी लोगों के जो पोटेंशियल राइट्स सल्ब होंगे जब ये कनाल बनेंगे, सिंधु दरिया सूखेगा, सिंध के अंदर जो खेती है और जो पावर बेस है पीपल्स पार्टी की सिंध के ज़मींदारों की, जब वो बिलबिला उठेगी, तो अब उनको जब अपने पे आई है तो उन्होंने कहा है कि जनाब हम तो अवामी पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, हम तो रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाने वाले लोग हैं, तो हम तो खड़े हो जाएंगे। हकीकत ये है कि ये सब जो है एक नूरा कुश्ती ही होगी और वो एंड में किसी न किसी बहाने हीले के ज़रिए कहेंगे ओहो बड़ा प्रेशर आ गया रियासत का, उन्होंने आखिरकार ये कर लिया और हम जो उनके सामने वो नाकाम हो गए। उनके अंदर वो सियासी जुर्रत पीपल्स पार्टी के अंदर, ख़ास तौर पे बिलावल साहब के अंदर, और ना ही ना वो अवामी सपोर्ट मौजूद है कि जिसके ज़रिए वो इस तूफ़ान का मुकाबला कर सकें। और तूफ़ान इसको कहेंगे, ज़ाहिर बात है सूबाई लेवल पर जब रजामंदी ना हो तो दरिया 2 सूबों के दरमियान गुजर रहा है और मतलब पूरे पाकिस्तान के थ्रू गुजर रहा है, उसका डिसीजन एक सूबा नहीं कर सकता और ये नेशनल लेवल पे चीज़ डिस्कस होने वाली है। ठीक है, कैबिनेट के अंदर पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन अगर होती तो भी तो क्या ही कर लेते। अगर जिस 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 सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो डीप स्टेट के सामने बंद ना बन सके हिस्टोरिकली कभी भी, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का मामला रहा हो या उसके बाद कोई मामला हो, तो आज वो ये सिंधी लोगों के लिए क्या ही कर लेंगे। तो ये एक मेरे ख़्याल में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अवामी पॉलिटिक्स की वो एक नूरा कुश्ती, एक ड्रामा, एक ढकोसला है और दर हकीकत ये एक्चुअली कोई होना नहीं वाला। इसकी तफ़सील हमने एसआईएफसी वाली अपनी वीडियो में डिस्कस भी की थी कि कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है साउथ पंजाब और सिंध के लिए, रावी को रिवाइव करने के लिए, रादर दैन कि हम अफ़गानिस्तान और पोटेंशली हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को बहाल करें और पानी की अल्टरनेटिव सोर्सेज को तलाश करें। वहाँ पे हम जो है एग्जिस्टिंग जो आप कह लें जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट्स हैं और पानी की जो ज़रूरियात हैं, वहाँ से छीन के कहीं और उनको रीडाइवर्ट कर दें कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे। बहरहाल हम जस्टिफाई नहीं करते इस अमल को, बहुत बुरा अमल है, लेकिन ये जो अवामी पॉलिटिक्स सो कॉल्ड पीपल्स पार्टी करने की कोशिश कर रही है, ये दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ जो प्रेशर बिल्टअप हुआ है सिंधी अवाम के अंदर, उसके जवाब में एक नूरा कुश्ती है। क्योंकि अगर एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट में, अवाम की स्पिरिट में बिलीव करने वाले होते बिलावल ज़रदारी साहब, तो ये जो अभी खबर आई है कि आलिया हमज़ा जो हैं, जो पीटीआई की चीफ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब की, उनको रावलपिंडी से डेफिनेटली पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो उन्होंने क्लेम किया होगा एमपीओ जो होता है, और रावलपिंडी में जुमेरात को उनको चकलाला स्कीम 3 से एक जलसे को अटेंड करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये हमें अवामी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक स्पिरिट की बातें मेरा ख्याल है बिलावल साहब ना बताया करें, क्योंकि असल में जो उनकी आप कह लें जो जो विजन है पॉलिटिक्स का, वो पावर पॉलिटिक्स है जो कि डे वन से पीपल्स पार्टी कर रही है। वो सिर्फ एक डकोसला या एक वो ओढ़नी पहनते हैं अवामी पॉलिटिक्स का, जो कि हमारे लिबरल्स के और एक ख़ास तबके के जहन में या आंखों में धूल अभी भी झोंक लेते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में आज की आवाम जो है वो बेवकूफ़ नहीं बन पाएगी, इंटरनेट का दौर है। इसी ज़मीन में मैं मज़ीद आपको इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इसमें शामिल है, उनकी मज़ीद अवामी पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की मैं आपको एक दास्तान सुनाना चाहता हूँ। और ह्यूमैनिटेरियन जितने बड़े वो बनते हैं सारे, कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी साहब, उन्होंने फरमाया कि कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी 30 अप्रैल से आगे आगे अफ़गानी रेफ्यूजीज़ की डेपोटेशन के अंदर,
या जो लफ्ज़ अखबारों में आ रहा है वो रिपेट्रिएशन का है। इसको अंग्रेज़ी में डेपोटेशन कहते हैं असल में, रिपेट्रिएशन एक और चीज़ का नाम है। और उन्होंने कहा है कि जो भी उनको पनाह देता हुआ पाया गया या नौकरी देता हुआ पाया गया, उसको हम स्पेयर नहीं करेंगे। ये है वो इंसानियत जिसकी हम बात करते हैं। बहुत लंबी-लंबी हम दास्तानें बताते हैं कि हम तो पता नहीं कौन है, हम तो पता नहीं क्या अचीवमेंट कर चुके हैं। 40,000 के करीब जो हैं वो 44,000 बल्कि वो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं जुलाई 2024 तक कि उनको अब वेस्टर्न मुल्कों में भेजा जाए। और मज़ीद जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 9 लाख लोग, हमने 9,07,000 लोग ऑलरेडी डिपोर्ट कर दिए हुए हैं। 50 ट्रांजिट कैंप भी बनाए हैं पाकिस्तान ने, जहाँ पे इनको होल्ड करते हैं और उसके बाद फिर इनको डिपोर्ट करते हैं। कोई मजहबी तबके से, कोई आपको लिबरल तबके से, ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ तबके से कोई ह्यूमन क्राइम नहीं नज़र आती, कोई कपड़े नहीं फाड़ रहा, सीना पीट रहा, बिकॉज एक इंटरनलाइज रेसिज्म हमारा अफगानियों के ख़िलाफ़ है। और दूसरी तरफ जो है वो एक इंटरनलाइज नफरत है मजहबी तबके की तरफ, क्योंकि ईरान अफगानी अनफॉर्चुनेटली इस दोनों चीज़ों को मोरलेस रिप्रेजेंट करते हैं कि वो अफगानी है और दूसरा वो मजहबी रुझान के लोग होते हैं। तो ये दोनों हमारे जो तबकात हैं कंजर्वेटिव और लिबरल, उनके यहाँ ये बड़ी एक आसान सी चीज़ है कि हाँ देखें इनको निकाल दो, ये दहशतगर्द हैं, या ये बड़े मुल्ले मुलाटे हैं, या ये फलाने हैं, या ये हम में से नहीं हैं, या ये वैसे हैं, या ये ऐसे हैं। तो इस वक्त मुझे कोई ह्यूमैनिटेरियन नहीं नज़र आता जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, जो अफगानी क्राइसिस के बारे में एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार हो। इसी ज़िम्न में अगर ह्यूमैनिटेरियन उस एंगल पे हम रहें, तो एक कादियानी जो फ़र्द हैं उनको बताया जा रहा है कि टीएलपी के सपोर्टर्स ने, अब ये क्लेम किया गया है, एक आदमी को उन्होंने लिंच कर दिया जब वो एक कादियानियों की, जो अहमदी लोग होते हैं उनकी इबादत गाहों में उन्होंने एक रेड की। और सदर कराची के अंदर वो 46 ईयर ओल्ड आदमी थे, बिजनेसमैन थे, और उनको उस धक्कम पेल के अंदर, उस अफरा तफरी के अंदर, मारपीट के अंदर उनको कत्ल कर दिया गया। और 400 के करीब बताया जा रहा है कि जो ये मजहबी इंतहा पसंद लोग थे, इन्होंने उस पे हमला किया, उसमें धावा बोल दिया उनकी इबादत गाह पे और उनके कम्युनिटी सेंटर पे, और वहाँ पे हमला कर दिया और कहा कि आप अब जो मजहबी यानी रिचुअल्स हैं ना, यानी उठन बैठन सजदे की और ये सारा, ये आप नहीं कर सकते। पुलिस ये बता रही है, डीआईजी सैयद असद रज़ा साहब ने बताया कि जो आदमी जो कत्ल हुआ है वो तारिक रोड पे उनकी एक दुकान थी, वो बिजनेसमैन थे। उनको जब खबर मिली कि ये एक स्ट्राइक तो नहीं कहूँगा, प्रोटेस्ट तो नहीं, बल्कि एक वहशी हमला हो रहा है कादियानियों की इबादतगाह पे, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी दुकान बंद की और अपना कैमरा लेके मोबाइल का वो रिकॉर्डिंग बनाने चले गए वहाँ पे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उनको लोगों ने वहाँ आइडेंटिफाई कर ली, ज़ाहिर बात है ये एक ही मोहल्लेदार होते हैं सारे लोग, उन्होंने पहचान लिया कि ये फ़लाने आदमी है, और उन्होंने मिल के इनको मारा पीटा और वो उसमें कत्ल हो गए। जो इस वाक़े की मज़म्मत हो रही है, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स मुख्तलिफ जो हैं वो कह रहे हैं कि फेलियर ऑफ लॉ और ये वो सारा, चूँकि हम कादियानियों के लिए ख़ास तौर पर, जनरल माइनॉरिटीज़ के बारे में मैं नहीं कहूँगा, कादियानियों के लिए ख़ास तौर पे हम उनको नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। मेरा एक मशवरा है, उनको वेस्टर्न मुल्कों में भेज दें, फ़िलिस्तीनियों को यहाँ ले आएँ, अफ़गानियों को अफ़गानिस्तान भेज दें, और हम लोग जो हैं, हम कहाँ रहें, अमेरिका चले जाएँ, हमें अफ्रीका भेज दें। ज़ाहिर बात है आजकल लोगों की मुंतकली की बात हो रही है कि एक एक रहमदिली के लिए ऑप्शन है, एक एक मतलब पाराचनार वालों को आप कराची भेज दें, कराची वालों को पाराचनार भेज दें, और जो बलूचिस्तान में मज़लूम लोग हैं उनको गल्फ़ में भेज दें, हिस्टोरिकली जाते रहे हैं ओमान वगैरह। बलोच पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, बल्कि मिला भी, मुझे हज पे शर्फ भी हासिल हुआ कि मैं बलोच लोगों के साथ जो वहाँ पे नस्ली तौर पे रहते हैं सऊदी अरेबिया और जनरली गल्फ़ ममालिक में, उन्होंने बड़े अच्छे चावल वगैरह खिलाए मुझे। तो एक बहुत बड़ा डायस्पोरा कर देते सारे लोगों का, इनको अल्लाह की ज़मीन में फैला देते हैं, क्योंकि जिन जगहों पे वो महफूज नहीं है उन जगहों से उनको निकाल देते हैं। वह कानून, माहौल, ताकत के ऐवानों को बदलने की कोशिश नहीं करते। मेरे ख्याल लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे लोगों को आगे पीछे मुंतकिल कर देते हैं ज़मीन के अंदर। मेरे ख्याल में यही बेस्ट ऑप्शन रहेगी। मैं मजाक कर रहा हूँ बाय द वे, ये कम्प्लीटली एक स्टूपिड ऑप्शन होती है। ये सब एक तमाशा बनता जा रहा है, और मसला क्या है कि हमारे यहाँ कोई प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी नहीं है। जब हम इसराइल की भी बात करते हैं तो हम माइट इज़ राइट की बात करते हैं, जब अमेरिका की बात करते हैं इराक और अफगानिस्तान में तो माइट इज़ राइट। भाई इस प्रिंसिपल के मुताबिक तो अपने मुल्क के अंदर भी अकलियतों को मार दो, माइट इज़ राइट ना यार, हम कर सकते हैं, हमारे पास ताकत है। पंजाब अक्सरियत में तो वो पश्तूनों के साथ मिल के बाकी कौमियतों को मार दें, मजहबी सुन्नी हनफी जो है वो अक्सरियत में है तो वो बाकियों को मिल के मार दें, बरेलवी जो ये कुछ ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं होता, ये कोई मॉरल कंसिस्टेंट प्रिंसिपल नहीं है। और जब यहाँ पे ऐसे मद्दे मुकाबिल इस तरह के फनेटिक्स, चाहे मज़हब के नाम में एथनिक सुपीरियॉरिटी इस तरह इसराइल में पाए जाते हैं, रेशल सुपीरियॉरिटी जिस तरह वाइट नेशनलिज्म अमेरिका के अंदर एक पाया जाता है जो पूरी दुनिया पे गालिब आना चाहता है, कोई और किसी किस्म का फनेटिसिज्म लोगों के अंदर आ जाए, कोई ऑल इनकम्पसिंग आइडियोलॉजी आ जाए, तो वो उनके पास अगर टेक्नोलॉजी, मिलिट्री मशीनरी, पावर,
कंट्रोल या मोनोपोली ओवर वायलेंस अगर उनके पास हो भी, तो तब भी आप उसको जस्टिफाई नहीं कर देते, आप उसके सामने घुटने नहीं ढेर कर देते। आप स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसके खिलाफ मुकाबला करते हैं, मॉरल ग्राउंड्स पे, प्रिंसिपल ग्राउंड्स पे, डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पे, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे, और हत्तल इम्कान फिर मिलिट्री ग्राउंड्स पे भी आप लड़ाई करते हैं उनके साथ। तो अगर हमारी रियासत महफूज नहीं कर सकती इन लोगों को, ना हम बाहर जोगे हैं ना हम अंदर जोगे हैं, तो रियासत का वजूद का मकसद क्या है? और ये फेलियर ऑफ लॉ सिर्फ कादियानियों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं और आप भी कत्ल हो सकते हैं। टीएलपी वाले या कोई भी और मजहबी जमात जो है, वो किसी पर भी तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई और इसी तरह का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा के आपको फारिग कर सकते हैं। ये हमारी मार्केट में होता रहा है, ये हमारे नॉर्म है हमारे यहाँ। तो इसको वायलेंटली कानून के रास्ते से, इकोनॉमिकली, हर तरह से कॉम्बैट करने की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ अपने मुल्क के अंदर हो, चाहे वो आपके पड़ोस में हो रहा हो, या दूर दराज आपके फ़लस्तीन के अंदर हो रहा हो। और ये मॉरल कंसिस्टेंसी आपको सिर्फ मुसलमानों के मामलात के लिए नहीं चाहिए, आपको सारे इंसानों के लिए चाहिए। हमारा दीन, हमारी जो मुश्तरक इंसानियत है, ये कॉमन है, ये सारे इंसानों के लिए आई है। इसका मकसद मुसलमानों की हिफाजत या मुसलमानों की खिदमत सिर्फ नहीं है, बाकी इंसानों की भी है जो इस ज़मीन में बसते हैं, चाहे वो जितने हमें बुरे लगते हों। दो जो कौमियतें आपको बुरी लगती है सबसे ज़्यादा, एक मुशर्रक करने वाला आदमी हो, यही हो सकता है ना, और दूसरा जो मज़हब में तौहीन करने वाला आदमी, जैसे कि कादियानी है, वो मज़हब से निकले हुए हैं, हमारे तौहीन करते हैं हमारे मज़हब की, एक नया मज़हब उन्होंने खड़ा कर लिया। इंसान तो हैं, हमारी शरीयत उनको उनको भी प्रोटेक्ट करती है। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें, जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें, लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो मॉरल कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपकी उसके अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। डोमेस्टिक पॉलिसीज होती हैं, कानून साजी होती है, और एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ के अंदर भी होती है। हमारे यहाँ मैंने एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उनकी एक बात सुनी थी, मुझे बहुत मुतासर, मुझे उस बात ने वाकई में बहुत मुतासर किया। साउथ एशिया में एक अजीब व गरीब सा कल्चर है कि वो कुणाल कामरा ना बहुत ऐसी खतरनाक कॉमेडी करते थे। आई डोंट एग्री विद ऑल ऑफ इट, बट फनी भी होती है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सैटायर उनका इफेक्टिव भी होता है उनकी ताकत के हल्कों के हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि यार जब कोई जलसा वगैरह जब हमारे खिलाफ कोई जलसा वगैरह होता है कि हमने कोई कॉमेडी की और वहाँ पे कोई वो हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, वहाँ पे कोई पार्टी वर्कर आके तोड़ फोड़ कर दें, जलाओ गिराव कर दें, डेथ थ्रेट दे दें, तो पुलिस सबसे पहले हमारे से पूछती है कि आप जा क्यों रहे हैं वहाँ पे, आप कॉमेडी क्यों कर रहे हैं, आपने वहाँ शो क्यों किया। भाई जो कानून को हाथ में लेके लोगों को कत्ल कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो ये हमारी एक आदत है बोथ साइडिज़म की बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे ये आप लोकल जराइम में देख लें, खातून मोलेस्ट हुई होती है, रेप हुई होती है, हम कहते हैं आप वहाँ क्या कर रहे थे, आपने ना नहीं किया, आपने शोर नहीं मचाया। इसी तरह जब फ़लस्तीन की लड़ाई होती है तो हम कहते हैं कि आपने वहाँ शहरी क्यों रखे हुए हैं, उनको ह्यूमन शील्ड क्यों बनाया हुआ है, आपने क्यों लड़ाई पकड़ी इसराइल के साथ, आप क्यों नहीं मान रहे थे। और ये आपको यूएन के हमारे बिल में भी नज़र आता है जब हमने पेश किया बोथ साइडिज़म, कि हम दोनों कंडेम करते हैं जो भी पॉलिटिकल वायलेंस इस तरह की हो रही है, हम कहते हैं हॉस्टेजेस को दोनों साइडों पे कंडेम कर। ये नहीं होता इस तरह यार, कोई मॉरल आपको हाई ग्राउंड लेना पड़ता है कि यार ये हक पे है, ये बातिल पे है। इस वक्त जो सुन्नी मुसलमान जमातें कादियानियों पे जुल्म करना चाहती हैं वो हक पे नहीं है, चाहे जाए कि वो हमारे को रिलीजनिस्ट हैं, हमारे हम मज़हब हैं, हमारे उनके मतलब यानी हमारे साथ उनके ताल्लुकात हैं, जो मर्ज़ी आप कहना चाहें, उसके बावजूद वो हक पे नहीं है, तो वो गलत है। उनको आप गलत साबित करें, उनको सज़ा दें उस चीज़ की। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आप मॉरल कंसिस्टेंसी नहीं शो करेंगे अक्रॉस द बोर्ड। और हमारी रियासत मॉरल कंसिस्टेंट नहीं है। लोग बार बार कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? इवन ये जो लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया इनकी इबादतगाह पे कादियानियों की, इट्स बिकॉज यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का तसव्वुर नहीं है। रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक हैमर है, एक कजल है, जिससे हमें रियासत के लोग बीट करते हैं, आईब्राउज पे ब्राउ बीटिंग करते हैं, हमें उसे हरास करते हैं जब उनका दिल करता है।
रूल ऑफ लॉ बेसिकली सिर्फ ये जंगल का कानून है हमारे यहाँ, कि वो एक पार्शियली एप्लीकेबल कानून है कि जब दिल करेगा नौमी वालों को उठा लेंगे, जब दिल करेगा जो भी कोई बाकी जब बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हुई और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर एक फसाद मच गया, रेप्स हुए, दुकानें जलीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नेशनल हीलिंग करवानी थी। सो वी हैव नो प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी हमारे कोर्ट्स के अंदर, हमारी कानून की एप्लीकेशन के अंदर, हमारी पुलिसिंग के अंदर। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये कराची जो शहर गैंग्स चला रहे हैं, पत्ताखोर चला रहे हैं, बाउज़र और टैंकर माफियाज़ चला रही हैं, वहाँ पे लोग अपने मज़हबी एक्सट्रीम व्यूज़ को इज़हार करने से रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। क्या ज़रूरत है वहाँ पे? और कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पे मैंने पुलिस को अवाम से डरते हुए देखा है, मैंने आंखों से देखा ही है। हमारे यहाँ तो पंजाब और खैबर में पुलिस ठीक-ठाक, उनका बड़ा रौब होता है। कराची मैंने देखा है, ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस जो है, मुझे तो देख के हँसी आती है, मतलब ऐसे ही खड़े किए हुए हैं आप लोगों ने। उनको तो लोग डाँट रहे होते हैं कि तू परे हो, यानी आप हटे हो, परे हो तो नहीं कहते, पंजाबी तो नहीं बोलते, बट यू नो व्हाट आई मीन। अम, तो प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, मॉरल कंसिस्टेंसी चाहिए। एक चीज़ जो हम अपने लिए चाहते हैं, उसको हमें दूसरे के लिए भी चाहना होगा और मुंतकिल नहीं हो सकती। ना फ़िलिस्तीनी अपना घर छोड़ने के लिए तैयार है, ना ये कादियानी। इस कादियानी आदमी के पास ये दुकान बेचे, तारेक रोड पे दुकान 2-4 करोड़ की तो होगी ना दुकान। चलो रेंट करता है, सामान बेच दे, जो पैसे इकट्ठे किए उस पे। ये नहीं मूव कर सकता कनाडा, ये नहीं मूव कर सकता यूरोप में। लाख 2 लाख डॉलर ही चाहिए होते हैं ना यार, कोई मिलियन डॉलर तो नहीं चाहिए होते ना। ये नहीं कर सकता, वो नहीं जाना चाहता। ये उसका मुल्क है यार, वो उर्दू बोलता है, उसकी चमड़ी हमारी जैसी है, वो इधर का आदमी है, उसका मज़हब गलत है, काबिल मजम्मत मज़हब है, अजीब व गरीब सी उनकी बातें हैं, लेकिन उसका मज़हब है यार, वो पैदा हो गया उसमें। आप उसको कायल नहीं कर सकते, तो आप उसको मारना चाहते हैं जान से। आप उससे एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ में डिबेट नहीं कर सकते, तो उसको जान से मारते हैं हम। क्या किसी मज़हब की इबादत गाह नहीं होती? हिंदुओं के मंदिर होते हैं, ईसा मसीह बिरादरी के चर्च होते हैं, इसी तरह कादियानियों की भी तो कोई ना कोई इबादतगाह होगी ना, कम्युनिटी हॉल होगा। अब इत्तेफ़ाक ये है कि वो इस्लाम से निकले हैं, तो जो ढांचा है उनकी इबादत का वो बिल्कुल मुसलमानों वाला है। क़याम करना, रुकू करना, सजदा करना, अब इसको वो बदल नहीं सकते। आप लाख ज़ोर लगा लें, वो नहीं बदलेंगे इसको। आप यहाँ पे हज़ार मार लेंगे, वो लाखों की तादाद में यूरोप में बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ तो वो इसी तरह नमाज़ पढ़ते रहेंगे ना। चाहे कि उनकी नमाज नहीं होती, मैं एग्री करता हूँ। कोई नमाज नहीं, कोई इबादत नहीं, अगर आप रसूलुल्लाह की नबूवत पे उनकी ख़त्म नबूवत पे आप नहीं अगर ईमान रखते, कोई फ़ायदा ही कोई नहीं उसका। लेकिन वो पढ़ते तो नमाज के ढांचा ही है ना, तो आप उनसे मना नहीं कर सकते। आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कत्ल करें उनको, हज़ारों में मारें, जेलों में डाल दें, उनके बिज़नेस बंद कर दें, उनको पाकिस्तान से निकाल दें। लेकिन यार वो कहीं न कहीं जाके तो बसेंगे ना। शादियाँ उन्होंने की हुई हैं, उनकी औलादें हैं, उनकी तबलीग भी चलती है, वो अपने दीन की, अपने मज़हब की तबलीग भी करते हैं। अफ्रीका वगैरह में जाके बहुत से कन्वर्ट्स करते हैं वो। आप देख सकते हैं नेट पे, आप उनको यूट्यूब कर लें, तो मज़हब तो फैलेगा उनका, वो मज़हब तो फैलेगा। वी डिड नॉट इफेक्टिवली स्टॉप इट 200 साल पहले। आज भी हम फिर कानून साज़ी करके हमने एक अजीब सा अपने लिए एक पक्ष क्रिएट कर लिया कि रियासत बता रही है कि एक जमात जो है ये लोग काफ़िर हैं। अब कर दिया है, तो उनको इंसानों की तरह ट्रीट करें ना। या आप ये बताना चाह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम होगा उसको हम गैर इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे? और अगर आप ये बताना चाह रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ आपका। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इस मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा, रूल ऑफ लॉ के लिए दुआ कीजिएगा और मॉरल कंसिस्टेंसी के लिए दुआ कीजिएगा। अच्छा, अद्धी कच्ची बिल्ली रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए मुझे। हमें कच्ची बिल्ली रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, हमें रियल मॉरल कंसिस्टेंसी वाली रूल ऑफ लॉ चाहिए। आपका हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया।